अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि तमाम आप सबकी ईद खैर आफियत से गुजरी होगी। बदकिस्मती से ईद के आखिरी रोज भी हमने दहशत गर्दों का हमला देखा और पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बहुत एक कशीदा और क्रूशल किस्म के स्टेज से गुजर रहा है। और ऐसे में जो सियासी गर्मा गर्मी है वो भी हमने बतदरीज उसी तरह से उरूज पर देखी, जो कि ईद के दिनों में अमूमी तौर पर उस तरह से होती नहीं है और थोड़ी सटल होती हैं ईद के लिहाज से एक्टिविटीज। लेकिन फिर भी ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी रहा। खान साहब ने इंटरव्यूज भी एक के बाद एक जो है माशाल्लाह से उन्होंने दिए। तो दोनों इतराफ से भरपूर तौर पर हमने देखा कि सियासी दर्जा हरारत ईद पर भी थोड़ा भी मध्यम नहीं पड़ा और कम नहीं हुआ। तमाम मामले पे नाजरीन बात करेंगे और आज मजीद इसमें डीजी ISPR ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो जाहिर है उनकी बात से हम इस बात का मजीद आगाज कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो पूरी प्रेस टॉक का पस मंजर था वो इलेक्शंस के गिर्द घूमता था। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं और सवालात भी जबकि हुए सियासी एतबार से। इमरान खान साहब के मुतालिक सवाल हुआ, PTI के मुतालिक सवाल हुआ, तो डीजी ISPR ने उनको बड़ा एक अलर्ट मैनर में उनके ऊपर किसी तरह का कोई सियासी कमेंट करने से गुरेज किया, जो कि बड़ी एक अच्छी और काबिल तारीफ बात है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कोई इस तरह के अगर फौज मुखालिफ कोई तनकीद है या कोई क्रिटिसिज्म है तो हो सकता है कि वो एक इंडिविजुअल एक्ट हो, उसको किसी पार्टी से अटैच ना करके देखा जाए। तो इस तरह की जो गुफ्तगू थी वो यकीनन हौसला अफजा है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो कि इस प्रेस टॉक में की गई और वो ये है कि डीजी ISPR ने हवाला दिया उस मुलाकात का जो कि रिपोर्ट हुई थी स्पाई चीफ, ISI के चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान पिछले हफ्ते। और उन्होंने ये कहा, और उस मुलाकात के बाद बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो समाअत की उसमें ये रिमार्क्स दिए कि जी कुछ लोगों ने जो मुझसे मुलाकात की दरख्वास्त की थी उनको चाहिए था कि वो ओपन कोर्ट में ही आ जाते। एक तरह से उसका जवाब हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, जहां पर यह कहा गया कि यकीनन कोई ना कोई ऐसी बातें होंगी जो कि ओपन कोर्ट में, ओपन हियरिंग में नहीं की जा सकती होंगी। इसी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी में उस मुलाकात की गुजारिश जो है वो की गई थी हसास इदारों की तरफ से। और ये उन्होंने बात डीजी ISPR ने भी आज बड़ा वाज़ेह अंदाज में की। तो यानी एक हमें नजर आया कि एक इदारे से दूसरे इदारे को एक जवाब यहाँ पर मिला उनके इस सवाल का कि जी ओपन कोर्ट में वो जो लोग थे या जो शख्सियात थी उन्होंने मुलाकात आया क्यों नहीं की। इस पूरे मामले पर नाजरीन बात करेंगे। इमरान खान साहब के इंटरव्यू के ऊपर भी बात रहेगी। ऑब्वियसली खान साहब एक दफा डिसाइड कर ले वंस एंड फॉर ऑल, और हमारी भी जो इस मुश्किल है और जो एक शशोपंच की एक कैफियत है इसमें एक हमें आज़ादी दें कि पता चल जाए कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को आया खान साहब दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं या एक अच्छा एडवाइजर समझते हैं। क्योंकि बेतहाशा तनकीद के बाद और ये एक बात कहने के बाद कि जी साजिश वहां से नहीं आई थी बल्कि इधर से साबिक आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने एक्सपोर्ट की थी साजिश, तमाम तर बातों के बाद इमरान खान साहब अभी भी मुशावरत कर रहे हैं जनरल बाजवा से और उनकी मुशावरत ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उनकी तजवीज को मानते हुए उन्होंने असेंबलीज तोड़ी। ये एक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ है जो खान साहब ने अपने गुज़िश्ता लेटेस्ट इंटरव्यू में किया है। किन अल्फाज में ये इंकशाफ किया है ये सुनिएगा। बाजा ने मुझे धोखे दिए ना, तब मैंने पहली दफा रियलाइज किया इतना वो सिंसियर लगता था सारा वक्त, मुझे तुम्हारी है, मैं तुम्हारी फिदम, मुझे ये, हम एक पेज पे वगैरह। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता चला कि उसने कितने धोखे दे के और आखिर में हमारी गवर्नमेंट गिराई। जी नाजरीन, एक तरफ धोखों की फहरिस्त गिनवाई जा रही है कि कितने धोखे दिए गए, लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरा इंटरव्यू था उसमें उन्होंने फिर कहा खान साहब ने कि उन्होंने दरअसल जनरल बाजवा के कहने पर असेंबलीज डिसॉल्व की। ये भी सुनिएगा। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। जी नाजरीन, ये बहुत एक दिलचस्प इंकशाफ है और हमारी जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा इस तरह से हो गया है कि हमें समझ नहीं आता कि खान साहब के और साबिक आर्मी चीफ के दरअसल ताल्लुकात किस तरह से हैं और खान साहब उनको किस कैपेसिटी में लेते हैं। ये यकीनन एक बहुत जरूरी सवाल है जिसको प्रोबेबली खान साहब खुद ही एड्रेस कर पाएंगे। इंशाल्लाह इसका जवाब भी ढूंढने की आज की नशिस्त में कोशिश रहेगी। और दूसरी बात नाजरीन, जो एक ऑडियो लीक हुई है जो कि मुबैना तौर पर ओवर द हॉलीडेज हमने ये ऑडियो लीक देखी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मदर इन लॉ, उनकी एक ऑडियो लीक जो सामने आई और वो अपनी जो सरदार रहीम साहब हैं उनकी वाइफ से उनकी ये बातचीत थी जिसकी बुनियाद पे वो अपनी पर्सनल व्यू या अपनी एक जाती राय दे रही हैं। यकीनन वो बहुत ओपिनियनेटेड है और सियासी तौर पर बड़ी एक पुख्ता राय है जो कि वो एक पार्टी के हक में या PTI के हक में नजर आती हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि इस पूरी एक तो इन ऑडियो लीक्स का, इन वीडियो लीक्स का यकीनन आना
सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि ये कहां से आ रही हैं, क्यों इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, हुकूमत वक्त इसके ऊपर खामोश और मम क्यों नजर आ रही है। ये उनके ऊपर बहुत एक जरूरी सवालिया निशान है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो उसके ऊपर ये सवाल आता है। इसको हुकूमत वक्त एड्रेस नहीं करती। हाँ, लेकिन उन कंटेंट्स को लेकर हुकूमत वक्त काफी एक्साइटेड नजर आती है। जैसे इस कंटेंट्स को भी, इन कंटेंट्स को भी लेकर हुकूमत वक्त ने ऐसा तासुर दिया कि जैसे और पीएमएलएन की तरफ से ऐसा एक इंप्रेशन जो उनके बाय एंड लार्ज उनकी तरफ से दिया गया वो ये था कि जी इस तरह की चीजें अपने फैमिली की तरफ से डिक्टेशंस आ रहे हैं और खुदा न खास्ता उस डिक्टेशन के होते हुए फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, हम तमाम की बात के सामने की बात ये बड़ी अया है कि हमारे फैमिली मेंबर्स ज़ाहिर ओपिनियनेटेड होते हैं, उनकी कोई सियासी एफिलिएशन भी होती है, हमें राय अपनी अच्छी बुरी हर तरह की वो देते रहते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि कोई शख्स उस राय के ऊपर चले। तो इतना एक स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या किसी के ऊपर दे देना या इतना बड़ा इल्जाम लगा देना कि मोअज़्ज़िज़ अदलिया फैसले ही एक फैमिली मेंबर की राय के ऊपर मबनी कर रहे हैं, ये बहुत एक बड़ा इल्जाम है जो कि हुकूमत की तरफ से और बिलखुसूस पीएमएलएन की तरफ से हमने देखा कि काफी उनके लोगों ने ट्वीट्स वगैरह की और उसमें इस तरह की बातें की गई। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करना जरूरी होगा कि क्या ये इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट या इल्जाम लगाना क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। और इन्हीं ऑडियो लीक्स का सिलसिला अभी भी जारी रहा, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की भी एक और ऑडियो आ गई है जिसके ऊपर उनकी वजाहत भी आ गई है, जो कि कई जगहों पर इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और वो भी अपनी वजाहत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है जो साकिब निसार साहब की है वो बड़ी वाज़े तौर पर इन तमाम कॉल्स से, ऑडियो लीक्स वगैरह से सामने आ रही है। तमाम मामले पे बात करते हैं। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। सेनेटर ऑन बप्पी नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी, साबिक एडवाइजर भी हैं आप प्राइम मिनिस्टर के। वेलकम सेनेटर साहब, आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मामले पे अपनी जो जमात का एक बड़ा बेबाक पर्सपेक्टिव आप हमेशा से रखते हैं वो आज भी इंशाल्लाह रखेंगे। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद मुश्ताक मिन्हाज साहब। और नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब तमाम मामले पे अपने तज्जिए तबसरे के साथ हमारे मौजूद हैं और तमाम मामले पे हमें एक अपनी राय से ऑब्वियसली आगाह करेंगे। अ वेरी लर्नेड वॉइस एंड अ वेरी लर्नेड ओपिनियन, साबिक वजीर। वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपसे ही बात का आगाज करना चाहती हूँ जनरल साहब, आज की जो ये टॉक है DGISPR की, एक तो इसके ऊपर आप इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आप इसको एवेल्युएट करते हैं? एक तरफ से रीआइटरेट और एंडोर्स की गई है वजारत दिफा की वो रिपोर्ट जो कि मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी, और ये कहा गया है कि इलेक्शंस के हवाले से जो ये रिपोर्ट है ये हकायक पर मबनी है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या मुअज़्ज़िज़ जो अदालत है वो इस रिपोर्ट से अभी तक बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नजर नहीं आती है और वो अपने 14 मई की तारीख पर अभी भी कायम है। जी हाँ, जो आज उनकी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी चीजें बातें जो थी, नंबर एक तो यह है कि उसने कहा है चाइना जो है हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसलिए चीफ साहब वहां गए हुए हैं और हमें आगे उनके साथ कोऑपरेशन की अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ चल रहे हैं और चलते रहेंगे, और उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि क्या कितने ऑपरेशन थे, कितने कामयाब हो, कितने दहशतगर्द मारे गए और कितने अफसरों और जवानों ने अपने जान का नजराना पेश किया। तीसरी बात उन्होंने कही कि हम जो भी पार्टी पावर में है ये हमारा आईनी रोल है कि हम उसको सपोर्ट करें, और जाहिर है कि हम उनके ताबे हैं। अगर वो फौज डिप्लॉयमेंट का कहते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज या किसी और चीज के सिलसिले में, तो जाहिर है कि हम उन पर अमल करेंगे, ये बात उन्होंने कही। और साथ में उन्होंने ये कहा कि हम किसी पार्टी के ना खिलाफ हैं ना किसी के सपोर्ट में हैं जी। और जो भी पार्टी पावर में होगी उसको हम जो है असिस्ट करेंगे। तो ये उन्होंने बातें कही है। और एक जरूरी बात जो बहुत कही है वो ये है कि कुछ लोग अवाम और फौज के दरमियान एक खलीज जो है उसको पैदा कर रहे हैं और फौज के ऊपर बहुत मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया पर गलत बातें चल रही हैं। कुछ लोग बाहर से बैठ के ये काम कर रहे हैं, और जब भी फौज के और अवाम के दरमियान में अगर खलीज पैदा हो जाए तो ये मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक बात है। उससे मुल्क कमजोर होता है, फौज कमजोर होती है और फौज का मोराल खराब होता है। जनरल साहब, मैं अगर आपसे पूछ पाऊं सर, आपके व्यू में ये कौन कर रहा है ये तमाम चीजें? कौन, क्या इमरान खान साहब से या उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मंसूब करना, जैसे कि हुकूमत बार बार ये कह रहे हैं
کہ یہ تمام تر چیزیں یہ ہرزہ سرائی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب از خود کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسرا فریق شامل نہیں ہے. آپ کو یہ منسوب کرنا درست لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے، ان کی پارٹی میں سے کسی نے کر دیا، ان کی پارٹی لیڈرشپ کا یا خان صاحب کا ایسے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں؟ آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو بہت سالوں سے نیشنل سین کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے تمام پرائم منسٹر اور بڑے بڑے لیڈرز کی باتیں سن رہے ہیں، اور سب نے کسی نہ کسی موقع پر کبھی جوڈیشری کے خلاف جو ہے ایسی باتیں کی ہیں جو ذمہ داران نہیں تھیں، اور کبھی فوج کے خلاف ایسی باتیں سب نے کی ہیں. صحیح اس میں ہم عمران خان صاحب کو خالی بلیم نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بہت زہر اگل رہے ہیں، اس میں سچ اور جھوٹ کو ملا رہے ہیں اور اپنی طرف سے بہت مقبول بھی ہو رہے ہیں. تو یہ بات بہت خطرناک ہے، یہ بات بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی. اب رہی بات کہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے باجوہ صاحب پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے کہا تو اپنی پارٹیاں یہ حکومتیں جو ہے توڑ دو پنجاب کی یا KPK کی تو الیکشن ہو جائیں گے. بھائی بات یہ ہے کوئی آدمی، آپ پرائم منسٹر ہیں، کوئی آدمی آپ کو مشورہ دے کسی قسم کا تو آپ کا اپنی ایک سیاسی سوچ ہونی چاہیے، آپ کا اپنا کوئی سوچ ہونی چاہیے، اور آپ ایسی بات کو ایڈوائز دیتے تو بولیں یہ بہت بڑا آپ نے مجھے جو ہے مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے میں اپنی پارٹی ہائی کمانڈ سے ڈسکس کر کے دیکھتا ہوں اس کے کیا عوام اور نتائج نکلیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو لیڈرز پہ آ جاتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے غلط کام کرایا گیا ہے تو وہ تو پھر کیوں انہوں نے غلط کام کیا، بالکل کیوں انہوں نے یہ بات سنی. اب آدمی جو ہوتا ہے پاور میں چیف جو ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے، اس کو لوگ ہر قسم کے مشورے دیتے ہیں. ہاں یعنی گویا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب پہ یہ خان صاحب کا یہ الزام سراسر منوان سابق آرمی چیف پر لگانا یہ غلط ہے، کیونکہ ان کی اپنی بھی ایک سیاسی بصیرت ہے اور رائٹلی سو آپ نے یہ بات فرمائی ہے. یہ بات اور یہ جو ایک ہماری الجھن ہے اس میں ہم تھوڑی سی سلجھن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آن بپی صاحب سے، لیکن اس سے پہلے مشتاق منہاج صاحب آپ چونکہ ایک بڑے انٹرسٹنگ موڑ کو وٹنس کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر میں، یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ کیونکہ ابھی آپ کے ہی سابق پرائم منسٹر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک فروٹ چاٹ بن چکی ہے. سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے. اور آج DGISPR نے کہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں خدا را سیاست سے دور رکھیں. لیکن سابق پرائم منسٹر جن کے کیبنٹ میں آپ بھی ممبر تھے اور آپ ان کی کابینہ کا حصہ تھے، یہ بتائیے گا ابھی بھی انہوں نے ایک آرمڈ فورسز کے ایک بہت اہم عہدیدار کا DGC کا نام لے کر راجہ فاروق حیدر صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ سنیے گا، پھر اس کا جواب فرمائیے. آپ نے پیش میری غلط ثابت کر دی. میں نے تو کہا آپ صدر ہیں. یہ ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ مکس. دیکھیں ہم نے سارے جو دن تھے نا بنی گالا میں وہ قابو کر لیے. جی یہ فرماتے ہیں راجہ فاروق حیدر ہم نے بنی گالا کے جن قابو کر لی ہیں، مکس فروٹ چاٹ بن گئی ہے، اور DGC کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام تر PTI کی پیشن گوئی غلط ثابت کر دی. دیکھیں مونا، ہمارے جو راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے یعنی ووکل انسان ہیں. وہ کوئی لگی لپٹی کے بغیر بات کرنے والے جو ہے نا ایک دبنگ لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کی تشریح اور تفسیر جو ہے نا میں بیان کروں. جو بات انہوں نے کہی ہے اور شاید وہ اس پیرائے میں نہیں تھی، انہوں نے ایک بات وہاں پر ایک یعنی اسپونٹینیسلی ادھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. اسپونٹینیس جواب دے دیا. اچھا جی ادھر جواب دے دیا. دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں مکس اچار آج سے نہیں بنا. جب وہاں پر ہمارے جو PTI کے دوست ہیں اس بات کو شاید یعنی اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن آزاد کشمیر میں PTI نام کی کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس لیول پہ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. اگر میں 2016 کے الیکشن کی طرف جاؤں تو پورے آزاد کشمیر میں صاحب تو مسکرا رہے ہیں اور چائے کا سپ لے رہے ہیں آپ کی اس کامنٹ پہ. وہ یعنی آپ دیکھیں کہ PTI جو ہے نا وہ 2016 کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی آزاد کشمیر کی ٹیریٹری سے نہیں لے سکی تھی. تو بعد میں مکس اچار بنا کے انہوں نے کوئی پیپلز پارٹی کے بندے توڑے، کچھ مسلم کانفرنس کے بندے توڑے اور کچھ PMLN کے بندے، ایک دو بندے ہماری طرف سے بھی گئے، اور ایک مکس اچار بنا کے جس کو PTI کا نام دے کے رنگ روغن کر کے اس کو 2021 میں ایک سرمایہ کی بنیاد پر ایک شخص کو سامنے لا کر اس کے گرد اکٹھا کیا گیا. تو ظاہر ہے یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا. لوگوں کو بڑے ان کی منشا کے خلاف کسی کو کسی طریقے سے جوڑا گیا تھا.
تو یہ پی ٹی آئی کی جب پاکستان میں گورنمنٹ ختم ہوئی تو یہاں پر چونکہ بنیاد نہیں تھی پی ٹی آئی کی، تو دھڑام سے 3-4 گروپوں میں تبدیل ہو گئی، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں کہ اس طرح سے گورنمنٹ گئی ہے اور اس طریقے سے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر. تو یہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو جس طرف سے لوگ آئے تھے، جس طرح لائے گئے تھے، اسی طرح واپس چلے گئے ہیں. تو ہمیں کوئی اچنبھا بھی نہیں ہے ہمارے لیے کہ وہ گئے کدھر ہیں. آج پی ٹی آئی جن کی 32 سیٹیں تھی اسمبلی کے اندر، آج پی ٹی آئی میں 4 گروپس ہیں، اور ہر گروپ جو ہے نا دوسرے گروپ کو یعنی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر شاخ نازک پہ آپ آشیانہ بنائیں گے، چاہے پاکستان پہ بنائیں یا یہاں پر بنائیں، وہ ناپائیدار ہی ہوگا اور وہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے. جو لائے تھے ان کے ساتھ ہی وہ چیز چلی گئی. واہ، اچھا، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو لائے تھے ان کے ساتھ چلی گئی، یعنی کہ جو چلے گئے ان کے ساتھ چلی گئی. یہ بتائیے گا مشتاق منہا صاحب، ابھی ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی ہے، انہوں نے اس پہ کوئی اس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں، 2010 کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ نے یقیناً سنی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کوئی نااہلی وغیرہ کی وہ بات کر رہے ہیں. پھر پرائم منسٹر جو اے جے کے ہیں ان کی نااہلی کو بھی انہوں نے کوئی مثال بنا کر کوٹ کی. یہ سردار رحیم سے ان کی گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے گا، آپ کا کیا اس پہ ویو ہے کہ یہ آڈیو لیک، کیونکہ ثاقب نثار صاحب کا جو ریپلائی کافی طرف سے رپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ جو یہ آڈیو ویڈیو لیک والا کام کرتے ہیں. جی بالکل بھیجیں جی، ہم بلکہ ہماری طرف سے بھی جو اگر اس میں کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ثاقب نثار صاحب جو ہے یہ کب سے اتنے معتبر ہو گئے، جن کے بارے میں یہ جن کی پوری زندگی ایک نوسر بازی اور فراڈ کی بنیاد پر وہ سامنے آئے. جب وہ سیکٹری لا تھے، میں اس زمانے سے ان کو جانتا ہوں ایز اے ایک جرنلسٹ کے طور پہ. تو اس جیسے یہ ہم اس وقت بھی یہ اپنی سرکلز کے اندر ایک نوسر باز اور ایک فراڈیے کے طور پر، ایک وکیل کے طور پر جو ہے نا یہاں پر مشہور تھے. میں ان کا وزٹر رہا ہوں، یہ مجھے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور ثاقب نثار کو کوئی اور شاید ہمارے آج کل کے جرنلسٹ نہ جانتے ہو. لیکن جو ان کے بارے میں یہ بھی تو مشہور ہے نا کہ کوئی میاں صاحب ہی ان کو لے کے آئے تھے سیکرٹری لا. یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. یہ اور بعد میں وہ جج بھی بنے، لیکن میاں صاحب کے لانے کا یہ مطلب نہیں ہے قطن کہ میاں صاحب جو ہے نا یہ فراڈیے نہیں تھے. یہ اس وقت بھی اسی طرح اقتدار کے ایوانوں کے اندر گھومتے پھرتے تھے، اور اس وقت بے شمار لوگوں کی طرح یہ بھی وہاں پر آئے. اور پھر یہ وہاں پر جب پہنچے تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف جتنا بڑا سکیم بنایا گیا، جتنا بڑا وہاں پر ڈرامہ رچایا گیا، یہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ وہ جج ہیں جو ٹی وی کیمرے کے آگے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 2-4 لوگوں کو تو میں یعنی وہاں استعفیٰ دے کے تو میں الیکشن کروا سکتا ہوں. جو وہ پاناما جج ہے کہ جس نے لا کے پورا مانیٹرنگ جج. اور آج سپریم کورٹ کے اوپر جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں مونا، اس کی بنیاد اور جواز جو ہے یہی اس طرح کے مزے کی بات ہے مشتاق صاحب، فراڈیے جج جب چیف جسٹس بنیں گے تو پھر وہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. اچھا، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ان کے کوئی لوگ یا ان کے جو ایک سوچ رکھنے والے ان کے لوگ ہیں وہ آپ کہتے ہیں ابھی بھی موجود ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں نا، ایک بندہ جس طریقے سے ججوں کی تعیناتی ہوتی ہے اور اس تعیناتی کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کا جو کردار ہوتا ہے، آپ سمجھے اس طرح کے جو یعنی جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے سر والے لوگوں کے اوپر جب آپ بڑی پگڑی پہنائیں گے تو پھر وہ اپنے طرح کے ہم خیال ججز کو لائیں گے. تو وہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے اعلیٰ عدالتوں کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور خاص کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا خیال ہے؟ ثاقب نثار کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ یہ سب کو پتا ہے. یہ جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، جو اخبار نویس ہیں، جو پاکستان کی یہ تو آپ نے بڑی اہم آپ نے بات کی ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ نے کھلے الفاظ میں بات کر دی ہے. ایک بات یہ صرف کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ ریٹائرڈ ہو گیا اس کا کوئی یعنی اگر وہ ابھی اس کھیل کا کھلاڑی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ خواجہ احمد طارق رحیم جیسے شخص کو روزانہ جا کے ان کو کیوں جو ہے نا، پہلے بھی اس کی ایک اپنا آڈیو لیک ہوئی، دوبارہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے اور باقاعدہ وہ. لیکن طارق صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تو فیملی ٹرمز ہیں اور میں مشورہ تو کر سکتا ہوں نا، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. کیا بالکل ممانعت کیوں نہیں ہے؟ جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور ایک انتہائی متنازع اور چھوٹے کردار آپ جو ہے اس پاکستان کی ہسٹری میں رہے ہوں، اس کے بعد آپ کو تو جا کے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یعنی آپ کہتے ہیں کنٹروورشل ہیں، سازشیں کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے خلاف.
ऑन साहब मुस्कुरा रहे हैं मुसलसल। ऑन साहब आपकी मुस्कुराहट का भी राज जानना बड़ा जरूरी है, और ये भी फरमाइएगा कि जब खान साहब ने सर बुलाया आजाद जम्मू कश्मीर में इस मामले पे रिकंसाइल कराने के लिए, तो सिर्फ 7 लोग वहां मौजूद थे। ये बड़े अचंभे की बात है। एक तो इसका जवाब फरमाइएगा, और ये हमारी तमाम की जो उलझन है इसमें भी कोई सुलझा दीजिएगा कि जिस शख्स को खान साहब बहुत कुछ कहते रहे हैं, यानी कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब, अभी जनरल मोइनुद्दीन हैदर ने भी फरमाया कि जी आपने उनके कहने पे अपनी हुकूमत गिरा दी, तो फिर आपकी अपनी सियासी बसीरत कहां थी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो गुज़श्ता ईद मुबारक। मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा था, मिनाज साहब की बात पे मुस्कुरा इसलिए रहा था। देखिए, जिस किस्म का बीज बोया जाता है दरख्त उसी किस्म का निकलता है। अगर पंजाब की तारीख में आपने SHO अपनी मर्जी का लगाया और कोई कहता है कोई बदमाश या गुंडा लगा दिया, और कल को वो IG जब बनेगा तो उसकी हरकत हो सकता जो भी होंगी उसका इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल आप है। अगर सेक्रेटरी लीगल आपने उसको लगाया था और आप कह रहे हैं कि वो नौसरबाज या फ्राडिया था, तो उस वक्त लगाने से पहले देखिए ऐसे सिस्टम में लोग आपने प्लग इन किए जो बड़े बड़े की ओहदों पे पहुंचे, और फिर कल आपने उसको गालियां देनी शुरू कर दी। One has to take the responsibility। पंजाब में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पटवारी भर्ती हुए और चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। तो वो जब नवाज शरीफ साहब जब ये लोगों को प्लग इन करते हैं सिस्टम में, तो उस वक्त ये सोच नहीं होते कि पंजाब की तारीख या पाकिस्तान की तारीख में कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो मैं इस पे मुस्कुरा रहा था कि बजाय इसको रिस्पॉन्सिबल मुश्ताक साहब इसको एंजॉय करें। नंबर 1, कश्मीर में जो कुछ हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड उससे ज्यादा जो बदकिस्मती है, अभी मिनाज साहब फरमा रहे थे कि जी 16 में PTI का कुछ नहीं था। देखिए, जमातें जब नई जमातें बनती हैं तो वो ऐसा ही होता है कि वो जाके वहां पे अपना मंशूर बेचती हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, पार्टी में जमात पे लोग आते हैं, इलेक्शन और जीत जाते हैं। ये तो नहीं होता कि वो बच्चे उठा लें, फिर उनको 25 साल ग्रूम करें, फिर उनको PTI का बनाए और फिर इलेक्शन आए। 16 के बाद जब ये 21 में इलेक्शन हुआ था, उस वक्त हमारी बिल्कुल छोटी मेजोरिटी थी, पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली। जब ये 21 में इलेक्शन हुआ था तो हमने अददी मेजोरिटी से वहां से जीते थे, और PTI के लोग जहां से भी आए थे हमने उनको जिताया था। आज जो कुछ हुआ है, जो आपने ऑडियो टेप सुनाई है, आई मीन वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर मिनाज साहब ये कह रहे हैं या मेरे दोस्त वहां के ये कहते हैं कि आजाद कश्मीर में लोगों का मतलब आइडियोलॉजी पर बिलीफ नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट इट। ऐसा नहीं है। देखिए, धौंस, बदमाशी, कोई किस्म की एल्योरमेंट, किसी किस्म की ख्वाहिशात के ऊपर, वो तो इंसान को कोई भी एल्योर करके लेके जा सकता है। आज जो खान साहब के पास या कल जो खान साहब के पास और बदमाशी, तो वो तो ये कहते हैं बप्पी साहब, वो कहते हैं कि आप लोगों ने भी यही तमाम चीजें, आपके ऊपर भी यही इल्जाम है इन तमाम जमातों का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, कि आपने भी यही सब करके उनके लोग तोड़ के अपनी जमात बनाई, मिक्स फ्रूट चाट। देखिए, अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट सिर्फ देख लें, सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट, हम मतलब टोटल इलेक्शन में 65 सीटों के ऊपर हमारे पास 27 से 28 और 3-4 लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया था। इसको बदमाशी नहीं कह सकते, ये पॉलिटिकल एक अलायंस था। इसमें कौन सा इशू? लेकिन अगर PTI के 30 से 31 लोग अचानक जंप करके मिक्स अचार में कहीं चले जाएं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देयर। हमारी कश्मीर की पॉलिटिक्स इज नॉट पंजाब की पॉलिटिक्स। वहां पे लोगों के इश्यूज और हैं, वहां पे लोगों का जो माइंडसेट है वो किसी और वजह से इन्फ्लुएंस होता है। सो लेट्स नॉट गो इनटू इट। और खान साहब के पास अब आप ये बताएं, आपने इशारों में बड़ी अहम बात की है। आपने कहा कुछ और इन्फ्लुएंसेस हैं, और आप कहते हैं कि वहां पंजाब की पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ है। इन्फ्लुएंसेस होंगे। खान साहब के पास ऑब्वियसली लीडरशिप ने आना था, ऑब्वियसली लीडरशिप ने आके खान साहब से बात करनी। अब वो 30-31 लोग तो नहीं आ सकते येट। जो कुछ वहां पे कश्मीर में हुआ वो एक बहुत बदकिस्मत था। इट शुड नॉट हैव हैपेंड समहाउ। मतलब एवरीबॉडी हैज टू थिंक अबाउट इट कि वो जो वहां पे हो रहा है, क्या ये होना चाहिए था? मुश्ताक साहब से पूछते हैं कि मुश्ताक साहब के साथ भी आप ये कह रहे हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है। बाजवा साहब का जवाब दे दें। ऑन साहब, सेनेटर साहब, इसका ये बड़ी जरूरी सवाल है। ये आपके दोस्त हैं, दुश्मन है, एडवाइजर हैं, ये हमारी उलझन सुलझा दें या मोहसिन है। हम ना सिर्फ ईद में मसरूफ थे, हम तो पंजाब के टिकट्स फाइनल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनल हो जाएंगी रात को। सो हमारा तो ज़रा, मैंने अभी ये जो खान साहब की स्पीच है अभी सुनी। मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब जो स्पीच कर रहे थे उस पर जो मुझे अंदाजा हुआ कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। पॉइंट जो खान साहब बनाना चाह रहे थे कि बाजवा साहब गुडी गुडी बन के ऐसे ऐसे मशवरे देते थे जैसे वो खान साहब के बहुत क्लोज हैं, और उनकी जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी वो उसके हवाले से बात कर रहे थे कि बजाय चीजों को सुलझाने के वो ज्यादा उलझाव का लेके जा रहे थे। बट हैविंग सेड दैट, उन्होंने कह दिया कि मैंने तोड़ दी। मेरे ख्याल में ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही होता तो मुलाकात तो अक्टूबर में हुई थी, और अगर 29 नवंबर को बाजवा साहब चले गए तो जो कुछ वो ऑफर कर रहे थे वो तो यकीनन नवंबर से पहले हो जाना था। पंजाब की असेंबली जाके टूटी जनवरी के। क्या ऑफर कर रहे थे जो नवंबर से पहले हो जाना था? आप किसी तैनाती की बात कर रहे हैं?
उनके मशवरे के 4 महीने बाद जाके असेंबली टूट रही है। जी। तो उस गुफ्तगू का, मशवरे का टूटने से कोई ताल्लुक नहीं। ओह। खान साहब ये कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में, जो मैंने आपकी उस तकरीर से सुना, हाँ, ये कि बाय द वे वो है, इंटरव्यू है, political तकरीर नहीं है। और जी जी। उनका दोस्त बन के मुझे वो जो डिच करने वाला जो रोल था, वो उस हवाले से गुफ्तगू अच्छा, कर रहे थे। और दर्द और तकलीफ आप बात- दोनों की मिलती जुलती है, ऑन साहब, मुश्ताक साहब और आपकी, क्योंकि आप कहते हैं जिन लोगों पे हमने ट्रस्ट किया, जैसे मुश्ताक साहब भी ये मान रहे थे कि साकिब निसार साहब को मियां साहब ही लेकर आए थे, उन्होंने माना, तो आप दोनों यही कह रहे हैं कि जी आप। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी है, ये बताइएगा कि इस वक्त ये मुल्क किस फिर नहज पर जा रहा है, इसके बारे में अब क्या इसमें कोई एक रैशनल आना जरूरी है, जो आपको लगता है कि इसके बगैर वी कैन नॉट मूव अनदर इंच फॉरवर्ड। ये दोनों तरफ से एक सूरत हाल बनी हुई है। और एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि एक तरफ गवर्नमेंट का ऑफिशियल मौकफ ये है कि हम बातचीत के लिए, नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं पीटीआई से, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, जैसे एजेके में है, उसको टॉपल किया जा रहा है। तो ये दोनों बातें, ऐसे में क्या मुज़ाकरात आपको लगता है मुमकिन है या नहीं है? देखिए जी, बात यह है कि सियासी जमातें हमेशा ये कहती हैं कि हम हर पेचीदा मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात से और डायलॉग से निकाल सकते हैं, तो अगर हमारे हाथ में हो तो अब ये करके दिखाएं। अब रही बात कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि जाती दुश्मनियों पे उतर आई हैं पॉलिटिकल पार्टीज, एक दूसरे के खिलाफ जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो साथ साथ ये काम भी चल रहा है हुकूमत को टॉपल करने का, नीचे दिखाने का दोनों तरफ से, और ये चलता रहेगा। लेकिन ये आपने कहा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की कश्ती जो है बगैर किसी रडार के, बगैर किसी पतवार के चली जा रही है बहाव पर। क्या होगा इसके साथ, इसका किसी को एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो कोई अपनी मूंछ नीचे करते, कोई अन्ना को कुचलते, कोई साथ बैठ जाते और डायलॉग करके कोई हल निकाल लेते। अगर इलेक्शन इसका हल है तो अक्टूबर की डेट नहीं तो मई की डेट नहीं, उसके बीच में कोई डेट तय कर लें, और ताकि कोई सियासी इस्तेकाम आ जाए, कोई माशी इस्तेकाम आ जाए, कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट तय कर लें। एक दूसरे के खिलाफ ये जो बमबारी शुरू है, वीडियो लीक्स हैं और ऑडियो लीक्स हैं और जहर फैलाया जा रहा है, कौम डिवाइड होती चली जा रही है, इसको रोका जाए। और इखलाकियात के ऊपर कोई जो है अपने कोड ऑफ कंडक्ट पर के ऊपर कोई। अच्छा जनरल साहब, मैं सर आपसे दो गुजारिशात करना चाहती हूँ। एक पहली गुजारिश ये है कि ऑडियो वीडियो लीक्स का जो मामला है, काफी लोग ये कहते हैं कि जी हसास इदारों के उसके बगैर, मतलब उनकी पूरी चीज, उनके इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं है, फॉर द गुड और फॉर द बैड, आप उसको जिस तरह से भी ले लें। क्या वजह है कि इसके ऊपर हम कहीं नहीं सुनते कि कोई फौज की तरफ से कोई क्लियर कट रिस्पॉन्स आए, क्योंकि ये तो एक बड़ा अहम सिक्योरिटी ब्रीच भी है। और इस तरह से तो आपको पता है कि अगर हमारी कोई कॉन्फिडेंशियल कोई बातें, कोई गुफ्तगू किसी और मुल्क में लीक हो जाए, वो हमारे खिलाफ बड़े सीरियस नहज पर इस्तेमाल हो सकती हैं। फौज का इस तरफ कोई एक बयान या कोई एक उनका व्यू क्यों सामने नहीं आता है? तो इसकी वजह फरमाइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि अभी दोनों हजरात यानी पीएमएलएन और इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि जी मैंने जनरल मुशर्रफ को मैं लेके आया, लेट जनरल मुशर्रफ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यही गिला मिलता जुलता इमरान खान साहब अब जनरल बाजवा के हवाले से करने लगे हैं। तो ये क्या मामला है? ये जो बैक स्टैबिंग का इल्जाम है, ये क्यों लगाया जाता है लीडरान की तरफ से? देखिए, ये जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि एज कंपेयर टू अदर एजेंसीज मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर आईएसआई के पास ऐसी इक्विपमेंट है जो टेलीफोन सुन सकती है, बक कर सकती है। आईबी के पास भी ये इक्विपमेंट मौजूद है, वो भी ये काम कर सकती है। अब जी हाँ, आईबी के पास भी है। इसके अलावा आजकल तो ये इतनी टेक्नोलॉजी इस किस्म की हो गई है कि ये चीजें ऑफ द शेल्फ आप खरीद सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, लोगों की कॉलिंग सुन सकते हैं, और इस तरह की जाली टेस्ट भी बनाई जा सकती हैं। उनको फॉरेंसिक अगर ना कराया जाए तो आवाजें भी जो है वो काफी हद तक मैच की जा सकती है। तो बहुत किस्म की टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ही कर रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ के निकलती रहती हैं, वो एक तरफ की नहीं निकल रही कि भाई वो की तरफ है या उसकी तरफ है। और तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, आपको याद होगा कि जब परवेज मुशर्रफ साहब चाइना में गए हुए थे, उस जमाने में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने उनसे जो बात की थी
वो भी टेप हो गई थी और वो फिर इंटरनेशनल मीडिया में भी चली थी और इंडिया और पाकिस्तान में भी चली थी। तो जाहिर है कि वो ISI तो नहीं लीक करके उसको अपना एयर कर सकती है, उसको फैला नहीं सकती खुद ही अपनी फौज के खिलाफ। वो तो किसी और ने किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि और भी लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसी एम्बेसीज के पास भी होती हैं, उनके जो यहाँ पर सेल्स होते हैं इंटेलिजेंस में काम ये तो करते हैं, बड़ी उनके पास भी होती हैं। सीरियस एक ये सूरत हाल है। इस किस्म की फैसिलिटी होती हैं, होती है, ठीक है। ये वाली। तो जनरल साहब इस पे कुछ किया क्यों नहीं जा रहा? मतलब इसको गवर्नमेंट तो उल्टा ये कि इसको यूज करते हैं अपना एक नैरेटिव या बयानिया बनाने के लिए अपने ऑपोजिशन के खिलाफ, लेकिन इनके बारे में इनकी रोकथाम के ऊपर कोई बात नहीं की जा रही और ना ये बात की जा रही है कि किधर से आ रही है। गवर्नमेंट तो खाली बयानियां नहीं बनाती और गवर्नमेंट तो इस्तेमाल नहीं करती इसको। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, ये सियासी पार्टियां करती हैं एक दूसरे के खिलाफ, और वो इस किस्म की टेपें निकालती हैं खास मौके पर, कभी किसी जज के खिलाफ उनके पास। अच्छा, मौके आप कहते हैं। हाँ, टाइमिंग सही बात है सर, टाइमिंग बड़ी होती है। टाइमिंग है, वो निकालते हैं, वो सबके खिलाफ निकलती है, वो एक पार्टी के खिलाफ नहीं निकल रही। ठीक है, राइट। जुडिशरी के खिलाफ भी है, फौज के खिलाफ भी है, दूसरी पार्टी के खिलाफ भी। आपकी ऑब्जर्वेशन वैलिड है। दूसरे इसका पॉइंट पे आ जाते हैं। जो दूसरा पॉइंट आपने उठाया है जी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने चीफ लगाया था उनको, मुशर्रफ को, तो उन्होंने ये कर दिया। या नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने बाजवा साहब को लगाया, उन्होंने वो डाउन लीज के बहाने से निकाल दिया। हाँ, ये इनका भी शिकवा बाजवा ये साहब है से कि तो वैसे मुझसे जो दोनों है, का शिकवा है ना, ये PTI का भी यही है कि जी हमने उनको क्या समझा। उनको भी और है, जी ये शिकवा रहते हैं। देखिए बात ये है, सियासी लोग जो होते हैं वो चाहते हैं तमाम अदारों पे उनका कंट्रोल हो। ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है जो कैबिनेट को हेड करते हैं, लेकिन एक चीज होती है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल ऑफ बिजनेस। लोग उसको कुचलते हुए किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर में दखल अंदाजी करते हैं, आउट ऑफ मेरिट प्रमोशन देते हैं। जो लोग उनके मतलब के ढक के वो समझते हैं कि ये हमारे साथ लॉयल होंगे, उनको आउट ऑफ द वे जाकर नवाजा जाता है और पर्सनल लॉयल्टीज डेवलप की जाती है। इंस्टीट्यूशनल लेवल लॉयल्टीज एंड लॉयल्टीज टू द कंट्री नीचे रह जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। और जाति जो है ये तो हो रहा है, साल से हो रहा है। अभी अगर आपको याद हो, एक फिक्रा कहा था तारीखी सज्जाद अली शाह साहब ने, जब बेनजीर साहब ने कहा कि देखो इन्होंने मेरे खिलाफ करप्शन का केस में फैसला दे दिया और मैंने इनको चीफ जस्टिस लगाया था, तो उसने कहा भाई आपने कोई माली अपॉइंट नहीं किया था कि वो जो है आपने कोई एहसान किया था, मतलब मेरा मेरिट होगा तो आपने लगाया होगा। अगर कोई ये कहता है कि मैंने आपको लगाया, इसका मतलब कि अगर आप समझते हो सही नहीं था, आपने लगा के उस पर एहसान किया, तो आपने पाकिस्तान का नुकसान किया। हाँ, ये बड़ी सही बात है, बहुत सही बात है मुश्ताक। तो मेरिट नहीं था। हाँ, तो अब ये है कि आस्ता आस्ता तमाम अदारे जो हैं वो ताबे कर लिए गए हैं। आपको पता है पुलिस भी घर की लॉटी बना दी गई है। अब फौज जो है उसका अपना एक सिस्टम है कि वो अलग रहती है, थलग रहती है। वो इतनी आसानी से इनकी बातों में नहीं आती है किसकी पोस्टिंग कहाँ करो और किसका क्या करो। अच्छा, यानी आप योर व्यू कि एक ही इदारा बचा है जिसको वो चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हमने बनाया तो हमारे खिलाफ ये कर दिया, सही हमने बनाया तो हमारे मुश्ताक साहब मुस्कुरा भी रहे हैं। मुश्ताक साहब, एक तो ये बड़ी जरूरी बात है कि अगर आपने कोई माली तो नहीं लगाया था ना, ये एक बड़ी अहम बात की है जनरल साहब ने। अगर आपका कोई फैसला आपके ही लगाए हुए बंदे का आपको पसंद ना आए, तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि जिस शख्स ने तकर्री की हो तो उसने आपकी लॉयल्टी पूरी करनी है। मोना, जनरल साहब हमारे बुजुर्ग हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। अभी उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि पुलिस जो है ना उसको घर की लौंडी बना के रखें। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख बड़ी बेरहम है और इस मुल्क की फौज हमारी अपनी फौज है, लेकिन इस फौज ने बारहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पिछले 75 सालों से इस मुल्क को लोंडी बना के रखा हुआ है। तो इसके ऊपर जनरल साहब का अगर कोई तबसरा आ जाता तो मुझे अच्छा लगता कि चलो जनरल साहब ने इंसाफ की बात की है। फौज हमारे जैसे लोगों के, हमारे भाई बहन, हमारे साथी, हमारे अजीजो कारब फौज के अंदर हैं। फर्क यह है कि वो वर्दी पहनते हैं और हम उनके अजीजो कारब, कोई सिविलियन है, कोई सर्वेंट है, कोई काम कर रहा है, कोई साफी है। लेकिन फौज के किरदार के ऊपर तो उसको मुकद्दस बना दिया जाता है। बाकी अगर पुलिस को लोंडी बनाने की बात करें तो सबको फर्क पड़ता है, बाकी अदारों के अंदर लगाएं। किसी चीफ जस्टिस का या किसी जनरल का क्या हक बनता है कि चाहे वो किधर से भी आए, फिर वो बाकी उसको अगर लगाया गया है, किसी बुनियाद पर लगाया गया है, वो आकर मुल्क पर भी कब्जा कर ले, वो कू कर ले, वो पार्लियामेंट और आइन को लपेट के रख दे,
ये क्या इस मुल्क के अंदर जो है ना ये नहीं तो सर लगाने वाले पे भी तो हम नहीं खानी है। लगाने वालों पर भी जनरल साहब भी कुछ कह रहे हैं। मैं कोई जनरल मैं साहब फौज के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फौज का सियासी किरदार है और जनरल साहब जैसे लोग जो हैं वो उसके बेनिफिशियरी हैं। मुझे ये बताएं कि ये 25-30 साल जो है ना नौकरी करके रिटायर हुए, उसके बाद वजीर दाखिला बन के फिर दोबारा हम पे मुसल्लत हो गए, इनका कौन सा मेरिट बनता था जी? मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या कोई कारहाय नुमाया यहाँ इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी इनके दौर में जो है ना यहाँ पर आई बम दबा के, हमने इनकी वजारत दाखिला से पहले नहीं देखे थे, जनरल मुशर्रफ से पहले हमारे कंटोनमेंट हर दौर में देखे वो तो मुश्ताक साहब, ये देखे ना वो तो हर दौर में आप हो तो मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी जरूर जरूर जनरल साहब आप पे डायरेक्ट इस बात जनरल साहब बात की है, अपना जिस जगह से आप आए तो आप ही अपना थोड़ा सा मुहासबा कर रहे हैं खुदा के लिए। सुने मेरी बात सुन लीजिए। जो जनरल उन्होंने साहब बातें की वो हैं है। उनकी बहुत सी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ। फौज को सियासत में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, फौज को कू नहीं करना चाहिए, फौज को आइन मुअत्तल नहीं करना चाहिए, फौज को टेक ओवर नहीं करना चाहिए। मुल्क जो है सियासतदानों को चलाना चाहिए, अच्छे साफ सुथरे इलेक्शंस के बाद आने के बाद उनको चलाना चाहिए। वो रही बात को, ये मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, ये काम गलत है और फौज कहती है कि हम सियासत से अभी दूर हट रहे हैं और ये काम हम नहीं करेंगे और 15-20 साल से नहीं हुआ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब दूसरी बात आपने कहा आपका मेरिट था लगने का। अब मुझको गवर्नर जो था वो किसी फौजी हुकूमत ने नहीं लगाया था, मुझे तो लगारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने गवर्नर चुन कर लगाया और गवर्नर रूल भी फिर लगा और मुझे सब पावर भी दी गई। अभी उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर से कोई आदमी कहे कि मैंने कौन सा गलत काम किया, कोई प्लॉट इस्लामाबाद में ले लिया, कोई फार्म हाउस ले लिया, कोई गलत काम कर दिया, नादरा बनाया, पुलिस रिफॉर्म की और बहुत से काम किए, कोई कहे कि भाई तुमने गलत काम किया, हमने कोई कब्जा किया, हमको बुलाया, हमने एक काम किया। जनरल साहब ने बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बड़ी फरागदिली से अपने सगे भाई की कुर्बानी दी, आपने अपने ऊपर बात लेके आपने उसका आपने जवाब दिया अपने ऊपर बात का। बहुत आपने वेरी वेरी जेनरस एंड मैग्नानिमस ऑफ यू जनरल साहब, आपने दहशतगर्दी खत्म की। जी जी मैं जाके मुल्ला उमर से बात की, वहाँ कैंप बंद कराए, जो यहाँ पर मसले की जंगें होती थी वो फिसाद बंद कराए। आप कहते हैं हमने क्या किया? सही है, ये काम किया हमने। पहले हम कैंपेन चलाई, सब्सटैंटिव तौर पर आपने अपनी चीजें अपने वक्त के तौर पर जो की हुई तमाम चीजें थी वो आपने गिनवाई, बताई। मैं नाजरीन ब्रेक पे चलती हूँ, फौरी तौर पर इसका जवाब मांगती हूँ और इसके बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है उस सवाल का जो कि ऑन बपी साहब ने उठाया था और उन्होंने कहा था कि मुश्ताक मिनाज साहब या PMLN भी उसका ओनर्स शेयर करें जो कि बाजवा साहब को दूसरी एक्सटेंशन दी गई थी, क्योंकि इस मामले पे तो ये तमाम एक पेज पर थे। आफ्टर अ ब्रेक जी वेलकम बैक नाजरीन। मुश्ताक साहब इसका जवाब आप जरूर फरमाइएगा। अभी जनरल साहब ने बड़ा एक मैग्नानिमस तौर पर अपने ऊपर आपने तमाम जितनी उनके ऊपर बात की थी उन्होंने उन तमाम का जवाब दिया, बल्कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा कि जी उन्होंने गवर्नर लगाया था, उनको कोई इस बात पे कोई इनकार कर सकता है तो जरूर करे। इसका जवाब आप जरूर फरमाइएगा। लेकिन ऑन साहब की तरफ मैं अगर पहले आपकी इजाजत से जाऊं, क्योंकि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर इसके ऊपर सिर्फ एक वो बेशक ऑन भाई की तरफ जाएं, लेकिन पहले मैं इस पे जवाब देना चाहता हूँ थोड़ा सा। जी जी बताएं। मेरी ये गुजारिश है कि जनरल साहब माशाल्लाह बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए। हमने इनको देखा बड़े करीब से, बड़े जो भी उन्होंने काम किए अच्छे काम किए और इसकी सताइश होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई उधर मार्शल लगा के इनको गवर्नर नहीं लगाया था। सिविलियन यानी गवर्नमेंट है और सिविलियन गवर्नमेंट में जब आप फौज से रिटायर्ड हो जाएं तो आपको कोई भी शख्स को जज भी लग सकता है, सिविल सर्वेंट भी लग सकता है, जर्नल भी लग सकता है। हम तो जब आप वर्दी उतार दें तो आप और हम एक हो जाते हैं। तो इसलिए नवाज शरीफ ने या लगारी साहब ने लगाया तो कोई बुरी चीज नहीं की, तो इसलिए नहीं। और बहुत सारे लोग हैं मुश्ताक साहब, नासिर जंजुआ साहब को भी उन्होंने NSA लगाया था, बल्कि जो वापडा के चेयरमैन है एक्स चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल उनको भी लगाया था, रिटायरमेंट के बाद लगाया था। यही मैं अर्ज कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो रिजर्वेशन थी वो इस एतबार से थी, तो उन्होंने कोई आपके लीडर ने कोई ना कोई काबिलियत देखी ना, ऐसा तो नहीं कह सकते। हमें अपने फौजी भाई मोना, हमें अपने फौजी भाई जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिसकी वर्दी को देख के हम ताजीबंद खड़े हो जाते हैं, हमें अपने फौजी भाई
दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए अच्छे लगते हैं, मुल्क की सलामती के लिए। लेकिन सियासी रोल पे आपका इख्तिलाफ है। हाँ, सही है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई ये आपका काम नहीं है मुल्क चलाना, आपका काम ही है खुदा के लिए जो ठीक है। ये तो बल्कि इवन जनरल साहब भी आपसे कह रहे थे कि वो आपसे इस एस्पेक्ट पे एग्री करते हैं। लड़ फिर के वापस आ जाएंगे, अपने एक पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। जनरल साहब बल्कि इस पे अग्री कर रहे हैं। हाँ ऑन साहब ये जज़ाकल्लाह बस ये अच्छा ये इसी बात पे एक प्रॉब्लम थी, लेकिन ऑन साहब इसका जवाब आपके पास भी हो, क्योंकि जनरल बाजवा को तीसरी एक्सटेंशन भी सर आपने ऑफर की, खान साहब फिर बार बार अपने हर इंटरव्यू में ये बात दोहराते हैं, फिर ये कि आप दूसरी एक्सटेंशन का भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने आप इनको बोलें कि ये ओनर्स शेयर करें। ये तो सिर्फ पार्लियामेंट में थे ना सर, इन्होंने तो सिर्फ पार्लियामेंट में जो आर्मी अमेंडमेंट एक्ट था उसमें साथ दिया था, लेकिन जो पूरा जो एक मुसविदा बनाया था, आपके वफाकी वज़रा ने रिजाइन किया एक के बाद एक, जो उस वक्त क्या नाम था उनका, वो फरोग नसीम साहब, वो 2 दफा रिजाइन करके वो लॉयर बने थे जब भी कोई फौज से मुंसलिक कोई केस आता था। तो अब ये वाली बातें तो सर अब आपकी, वो कहते हैं आप पे तनकीद ही गई है कि ये आप नजरियाती इस वजह से हो गए क्योंकि आपकी सेटिंग आउट हो गई है, वो एक सफा फट गया है। बीबी इशू ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना तो उस वक्त आपका एंगल डिफरेंट होता है, जब आप ऑपोजिशन में उस एंगल डिफरेंट होता है। समहाउ बाज़ औक़ात जब आप गवर्नमेंट्स कर रहे होते हैं, आप फरोग नसीम साहब ने जो उस वक्त इश्यूज क्रिएट किए थे उसमें से एक इशू फायज़ ईसा सवाल वाले इशू भी उन्होंने क्रिएट किया था, और बार बार हत्ता कि हमारा गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, एक इशू जनरेट हो गया। इसी तरह जब बाजवा साहब का इशू आया था एक्सटेंशन के हवाले से, तो वो कोई इमरान खान साहब की या पीटीआई गवर्नमेंट की ख्वाहिश नहीं थी, उस वक्त फैटफ का इशू भी चल रहा था और भी बहुत सारे इशूज थे। तो यूनानिमसली पार्लियामेंट का एक प्लान है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर ये चीज हमने मूव की होती तो आपके ख्याल में नून लीग और पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड क्यों नहीं? जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है, जो मेरे दोनों सीनियर्स बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में वन वे द अदर वे दोनों एक चीज पे एग्री है कि किसी भी तौर के ऊपर फौज का पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब अगर वजीर दाखिला लगते हैं, अगर वो मोइनुद्दीन हैदर के तौर पे एक इंसान के तौर पे लगाया जाए तो फेयर इनफ। अगर क्रेडिबिलिटी में ये था कि वो रिटायर्ड जनरल है इसलिए उनको वजीर दाखिला लगाया जाए, इस पे मुश्ताक साहब को मेरे ख्याल एहसास हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, वंस जो और एक गवर्नमेंट चल रही है, ये जो माइंड सेट है ना कि जी सिविलियन सारे चोर होते हैं या सिविलियन सारे करप्ट है, ये जो ब्लडी सिविलियंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे ये जो सिविलियंस है गवर्नमेंट इन्होंने ही करनी है, क्योंकि पार्लियामेंट का अख्तियार अवाम से ये लोग ट्रांसलेट करके आते हैं। नौकरी करने से कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जर्नल, कोई चीफ साहब, कोई जस्टिस, लेकिन साहब मेरा सर आपसे अर्ज है कि ये तमाम बातें खान साहब उस वक्त क्यों नहीं ये फॉलो करते थे जब वो गवर्नमेंट में थे? उन्होंने माना है कि जब उनको नंबर पूरे करने होते थे असेंबली में तो उनको वहीं से मदद आती थी, यही लोग उनकी मदद फरमाते थे। और ये भी बताइएगा सर, अभी काजी फायज ईसा का आपने कहा कि इन्होंने आपसे केस करवाया, सब कुछ था, लेकिन उसको ओन करते थे फवाद चौधरी साहब, आपके तमाम लोग बड़ी ओनरशिप लेते थे काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस था। हर चीज आपका इल्जाम एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर आप समझती हैं कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन हमने इनिशिएट की थी, यस हमने इनिशिएट किया था, लेकिन पूरी पार्लियामान ऑन बोर्ड। फायज ईसा साहब के केस में जब ये लेके आए थे, मैं आपको आज बता रहा हूं कि इमरान खान साहब शायद उस वक्त कन्विंस नहीं थे क्योंकि केस के वाले से, लेकिन क्योंकि फरोग नसीम साहब बीइंग द लॉ मिनिस्टर, खान साहब बहुत ज्यादा लिबरल माइंड है, तो जब वो आया तो ही हैड टू एग्री। तो हमारा किसी से कोई जाती इशू कभी भी नहीं रहा। खान साहब हमेशा, आपने खान साहब को लिबरल कहा, मुश्ताक साहब हंस रहे हैं। नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। मुश्ताक साहब शायद उनको मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं, ये तो अब ताजे उधर दूसरे साइड पे माइल बा मोहब्बत हो गए, वरना हकीकत में खान साहब को इस्लामाबाद में इनकी साफत गुजरी है। ही इज वेरी ओपन माइंडेड, ही हैज टू लिसन टू एवरी पॉइंट्स। ये है कि जब आप हुकूमत में होते हैं ना, आपको कई चीजों पे लेकिन साहब आपके ऊपर तो ये इल्जाम ये लोग लगाते हैं कि आपका तो इरादा था कि 2035 तक आप गवर्नमेंट में रहेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी 2 रोज पहले की बात की है कि अगर वो आपको ना हटाते नो कॉन्फिडेंस मोशन से, तो आपका इरादा ये था कि जो आपके फेवरेट उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उनके साथ मिलकर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाते और इन सब का आप सफाया कर देते। अगले 15 साल तक एक पाकिस्तान में किंगशिप शुरू हो जाती। ये उनकी एप्रीहेंशन तो हो सकती है हमारी तरफ से। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊं, क्या इमरान खान ने 2035 तक हुकूमत में बगैर इलेक्शन के रहना था? इलेक्शन में ऑब्वियसली वोटों में जाना था। अब आज के हालात में देख लें, इस वक्त जो हालात है, अगर इस वक्त नून लीग, हम, पीडीएम सारे इलेक्शन में चले जाएं तो वोट इमरान खान को पड़ना ही पड़ना है। अब उसके नतीजे में हम जीत जाएं तो आप ये तो नहीं कह सकते मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हमारी फेवर में, अवाम हमारी फेवर में। ये ऐसा नहीं होता। देखिए, अवाम की किसी तरफ माइल होंगे तो आप हुकूमत में रह सकते हैं, और ये जीरो से स्क्रैच से बिल्ड करना कोई कितनी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन वही मेरा अर्ज है ऑन साहब, आप कह रहे हैं कि खान साहब उस वक्त खान साहब इतने नजरियाती नहीं थे,
वो जो अब जो नजरियाती हो गए उस वक्त नहीं थे, और अब आप कहते हैं कि अगर अब आप रिटर्न करते हैं गवर्नमेंट में तो वो नजरियात खान साहब का मेंटेन रहेगा, ऐसा वन पेज तो नहीं बन जाएगा, हाइब्रिड जिसको ये लोग कह रहे थे पहले। वन पेज फिर भी बनेगा, उसकी वजह है अच्छा, बनेगा, किसी भी स्टेट वन पेज स्टेट की जरूरत होती है। हमारे 100 इख्तिलाफात इंडिविजुअल से हो सकते हैं। वंस यू आर इन द गवर्नमेंट, फिर आपके साथ जो आपकी फौज है वो एक स्टेक होल्डर है। आपकी सिक्योरिटी उसके बगैर नहीं बन सकती, आपकी कश्मीर पॉलिसी उनके बगैर नहीं बन सकती, आपकी अफगानिस्तान पॉलिसी उनके बगैर नहीं बन सकती, आपकी चाइना अमेरिकन पॉलिसी उनके बगैर नहीं बन सकती, बिकॉज योर बॉर्डर्स डिफाइन योर पॉलिसी। आपने सुन लिया मुश्ताक साहब, मैं जनरल साहब का भी इस पे कमेंट मांगूंगी, लेकिन आप पहले कमेंट कर दें इस पे मुश्ताक साहब के क्या रीजन है कि जिस वजह से वन पेज जरूरी होता है। अब आप लोग भी उसी वन पेज पर अमल कर रहे हैं ना सर, अच्छे बच्चों की तरह? देखे, वन पेज जो है ना बकौल इनके जरूरी होता है, लेकिन उस वक्त जरूरी होता है जब ये खुद इक़्तिदार में हो, दूसरों के लिए नहीं होता। लेकिन ये आपने कहा ना 2035, ये तो उम्र खिदर मांग रहे थे कि हमें वो मिल जाए और ये ताहयात ये और फैसला मिल के ये काम करें। ऐसा होता नहीं है। अल्लाह के अपने मंसूबे होते हैं, इंसान अपने मंसूबे खुद बनाता है। तो ये चीजें चूंकि जब जो लॉजिक की बुनियाद पे, और एक और दूसरी बात जो ऑन बाई की मैं थोड़ी सी मैं बात करूं कि ये इलेक्शन कह रहे हैं ना सारे लगे हुए, यकीन करें ये इलेक्शन करते हुए किसी दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाने, फिर इलेक्शन हो भी जाने, और फिर ये कहेंगे जी हमारे 4 हल्के खुलवाएं और फिर दोबारा 2014 का धरना देंगे, उस तरह का ये इनका इलेक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ, ये मेरा यहाँ रिकॉर्डिंग रख लें। ये इलेक्शन करते हैं ना कि जी हम बड़ी को मकबूलियत की जो है ना महराज पे पहुंचे हुए हैं। ये महराज जो है ना ये फेसबुक के ऊपर या ट्विटर या अपना इंस्टाग्राम पे है। हाँ। ये जिस वक्त यानी इलेक्शन में आप कहते हैं कि ये इनकी वो मकबूलियत कोई भी नहीं है, ये इनकी खुशफहमी है और इनको लग पता जाएगा। 2013 में भी इससे बड़ी मकबूलियत पे थे, उस वक्त पेज भी नया बन रहा था इनके साथ। फिर 2018 में तो पेज भी एक हो गया था, अब सफा फटा हुआ है, फिर अभी वही मकबूलियत तलाश कर रहे हैं, नहीं मिलेगा इनको। जी जनरल साहब, आपका क्या ख्याल है, ये पीटीआई की जो मकबूलियत है वो वन पेज विद आर्मी उससे मशरूत है? क्योंकि पीटीआई तो कहते हैं अब तो हम लोग सारे इलेक्शंस उनके बगैर जीत रहे हैं। आज DGSPR ने कहा है कि जो अवाम की राय है वो मुकद्दम है, जो इलेक्शन और वोटिंग के थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर उनका ख्याल ये है मुश्ताक साहब का कि ये इनकी मकबूलियत जाली है, तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा लें ताकि ये बात दूध का दूध पानी हो जाए। तो बहुत सही बात कही आपने। हाँ, हल मुश्ताक साहब कुछ कह रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन होंगे, बहुत अच्छे तरीके से होंगे, पूरे मुल्क में एक साथ होंगे। बल्कि हम तो ये एहतमाम कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर उस कौमी धारे का हिस्सा बने। ये तो आपने हम इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और पता लग जाएगा कौन किस मकबूलियत के ऊपर है, सबको आटे दाल का पता चल जाएगा। सेनेटर साहब आखिरी कमेंट कर दें, आपकी खुशफहमी जल्द दूर होने वाली है। मैं कहता हूँ मुश्ताक साहब ने जो कहा है ना, वो कह रहे हैं इलेक्शन इंशाल्लाह जरूर होंगे, इकट्ठे होंगे, लेकिन कब होंगे वो नहीं पता। और इंशाल्लाह वो जाएंगे जब होंगे, जब कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। इलेक्शन सर अभी करा लें, महीने बाद कराएं, 4 महीने बाद। अवाम का माइंड चेंज ही होने लगा। जिस तकलीफ में, जिस अजीजत में इस वक्त ये अवाम फैल चुकी है ना, मुश्ताक साहब यकीन करें, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट हूँ, यकीन करें अवाम इस वक्त आपकी लीडरशिप को बददुआएं कर रही है, और इसका हमसे कोई और भाई आपकी चले हमारी चले अपनी कोताही होगी, लेकिन आपके 3 साल जो आपने हुकूमत किया है, लोग वो भी आपकी कारकर्दगी, इसीलिए आप कारकर्दगी पे बात नहीं करते। आप चाह रहे हैं कि लोगों को महंगाई की वजह से, तो ये 3.5 साल की आप बताएंगे, हम भी अपने जो है ना बाकी 1 साल की बताएंगे कि हमने क्या किया। इंशाल्लाह आवाम के पास जाएंगे। मुश्ताक साहब 150 रुपए जब लीटर पेट्रोल डलवाते थे, आज 300 रुपए डलवाते हैं। यकीन करें आपको दिल से दुआएं करते हैं। मेरे पास भाई उससे पहले हम 60 रुपए में भी डलवाते थे। इलेक्शन पे इत्तेफाक राय हो गया, ये अच्छी बात है। हाँ, उसकी टाइमिंग के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है, यही प्रॉब्लम बनी हुई है। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम हजरात का शुक्रिया, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।